Hello friends, welcome back to our channel UPSC Decode where we are decoding right now modern history. सोचो एक ऐसा समय था जब दिल्ली के तख्त से ही जो हुक्म निकलता था वो पूरे हिंदुस्तान में लागू होता था, लेकिन औरंगजेब के बाद वो तख्त सिर्फ नाम का एक सिंबल बनकर रह गया। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य सिर्फ नक्शे पे एक रेखा बनकर रह गया था। असल में भारत में कई छोटे छोटे और बड़े बड़े ताकतवर राज्य उभरने लगे थे। हर कोई अपना छोटा हिंदुस्तान बनाना चाहता था। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे मुगलों के पतन के बाद भारत में क्षेत्रीय शक्तियां उभर कर आई और उन्हें हम कैसे तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो ये कैटेगरीज हैं सक्सेसर स्टेट, इंडिपेंडेंट किंगडम्स एंड द न्यू स्टेट्स। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा हल्का फुल्का डिस्कशन करते हैं सक्सेसर स्टेट के बारे में। तो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद इंडिया में जो नए रीजनल पावर्स उभर कर आए उनमें से कुछ को हम कहते हैं सक्सेसर स्टेट, यानी कि उत्तराधिकारी राज्य। तो अब सवाल ये उठता है कि सक्सेसर स्टेट का मतलब आखिरकार क्या होता है। सक्सेसर स्टेट का सिंपल मतलब हो गया आप उत्तराधिकारी राज्य समझो। सक्सेसर स्टेट वो होते हैं जो फॉर्मली तो मुगल एम्पायर के अंडर दिखते थे, लेकिन एक्चुअली वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बना चुके होते थे। इन्होंने मुगल एम्पायर के नाम और सिक्का को तो नहीं छोड़ा था, मतलब डॉक्यूमेंट्स में, फरमान में और सिक्कों पर अब तक एम्पायर का जिक्र होता था, लेकिन असल में पूरा शासन, रेवेन्यू, आर्मी और डिसीजन मेकिंग उनके खुद के हाथों में होती थी। ये एक तरह का पॉलिटिकल डिप्लोमेसी था। उन्होंने ना तो एम्पायर से दोस्ती तोड़ी, लेकिन ना ही उसका रियल कंट्रोल भी माना। तो इनको सक्सेसर स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ओरिजिनली मुगल एम्पायर के पार्ट थे। इन्होंने मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एडॉप्ट किया, जैसे रेवेन्यू सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम एक्सेट्रा। इनका राइज हुआ मुगल वीकनेस का फायदा उठाकर। इन्होंने इंपीरियल लेगेसी को फॉर्मली कंटिन्यू किया, लेकिन असली कंट्रोल जो था वो लोकल रूलर के पास था, जैसे अवध वाला रीजन हो गया, बंगाल का रीजन, हैदराबाद वाला रीजन। तो ये सब सक्सेसर स्टेट में आते हैं, यानी कि उत्तराधिकारी राज्य। अब हम बात करते हैं एक ऐसी कैटेगरी की जो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के दौरान उभरी थी, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट किंगडम्स। साधारण शब्दों में समझें तो ये वो राज्य थे जो मुगल कंट्रोल के अधीन नहीं थे, या फिर ये पहले से आजाद थे और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा या फिर दोबारा हासिल किया। यानी कि सिंपल से समझो कि ये मुगल कंट्रोल के अधीन नहीं थे, और अगर थोड़ा सा ये अधीन आ भी जा रहे हैं तो ये उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख रहे हैं या फिर वो दोबारा उसे हासिल कर ले रहे हैं। इनका अपना अलग वजूद था, मुगल प्रभाव से परे। तो जब बड़े एम्पायर्स टूटने लगते हैं तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो ना तो उसके सीधे सक्सेसर होते हैं और ना ही उनसे लड़कर बनते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट किंगडम्स की। ये वो पुराने राज्य थे या नए राज्य थे जिन्होंने मुगल एम्पायर की कमजोरी का फायदा उठाया और अपनी पूर्ण स्वतंत्रता, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, उसको स्थापित किया, एस्टैब्लिश किया। ये किसी बड़ी ताकत के अधीन नहीं थे और ये अपने फैसले खुद से लेते थे। तो इसमें आपको आते हैं मैसूर, राजपूत स्टेट और केरला। अब देखो, ये जो राजपूत स्टेट है ना, ये न्यू स्टेट और इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इस पे हम लोग हल्का सा डिस्कशन करते हैं। तो अब सवाल आता है राजपूत स्टेट्स का। तो क्या राजपूत स्टेट्स हमेशा से इंडिपेंडेंट थे? तो इसका जो जवाब है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। राजपूत रूलर्स ने इंडिया के हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सॉरी। दे वर नोन फॉर देयर ब्रेवरी, देयर ऑनर, और अपनी टेरिटोरीज को डिफेंड करने की उनकी शक्ति जो थी वो बहुत प्रभावशाली थी। जब बड़े एम्पायर जैसे दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल एम्पायर इंडिया में आए तो राजपूत स्टेट्स का जो स्टेटस था वो चेंज होता गया। कुछ राजपूत स्टेट ने उनकी सुजरेनिटी यानी कि अधीनता को एक्सेप्ट कर लिया, यानी उनको सुप्रीम पावर मान लिया, पर उन्होंने अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी यानी आंतरिक जो स्वशासन था उसको मेंटेन रखा। इसका मतलब था कि वो अपने इंटरनल मैटर्स खुद से मैनेज करते थे, पर एक्सटर्नल अफेयर्स जैसे फॉरेन पॉलिसी या बड़े वार्स में उन्हें ट्रिब्यूट भी देना पड़ता था।
अकबर के टाइम में मुगल राजपूत रिलेशन काफी स्ट्रांग हुए। बहुत से राजपूत रूलर्स ने मुगल सर्विस ज्वाइन की, उन्हें हाई पोजीशंस मिले और मैट्रिमोनियल अलायंस भी हुए। इससे राजपूत किंगडम्स को स्टेबिलिटी मिली और उनका इन्फ्लुएंस भी बढ़ा। लेकिन कुछ राजपूत स्टेट्स जैसे मेवाड़ ने हमेशा रेसिस्टेंस दिखाया और अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करने की कोशिश की, स्पेशली राणा प्रताप जैसे रूलर के अंडर। लेकिन जब मुगल एम्पायर वीक होने लगा, स्पेशली औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तब राजपूत स्टेट्स ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया। दे स्टार्टेड एजर्टिंग देयर फुल इंडिपेंडेंस, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता। जिन एरियाज पर पहले मुगल्स का कंट्रोल था, वहां भी राजपूत ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। वो एक तरह से रीजनल पावर के राइज का पार्ट बन गए, जो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन से इमर्ज हो रहे थे। तो इन शॉर्ट, राजपूत स्टेट्स पूरी तरह से इंडिपेंडेंट थे या नहीं, ये हिस्ट्री के किस पीरियड की बात हो रही है और किस स्पेसिफिक राजपूत स्टेट की, उस पर यह डिपेंड करता है। कुछ समय तक वो ऑटोनोमस थे अंडर अ लार्जर एम्पायर, और जब वो एम्पायर वीक हुआ तो वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनकर उभरते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब थर्ड कैटेगरी है आपको न्यू स्टेट्स। तो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जो रीजनल स्टेट्स उभरी थी, उनका एक स्पेशल कैटेगरी भी था, दैट इज द न्यू स्टेट्स, यानी कि नवीन राज्य। इनका ओरिजिन किसी मुगल ऑफिसर से नहीं हुआ था, ना ही एम्पायर के अंदर ग्रेजुअली ऑटोनोमस ये हुए थे। ये वो स्टेट्स थे जो मुगल एम्पायर के खिलाफ खुलेआम बगावत करते थे। अपना राज्य खुद खुद इन्होंने अपना राज्य खुद बनाया था। इनको न्यू इसलिए कहा गया क्योंकि ये किसी इंपीरियल स्ट्रक्चर के कॉन्टिन्यूएशन में नहीं थे। ये था ग्रास रूट मूवमेंट्स जैसे पेजेंट रिवोल्ट, ट्राइबल अपराइजिंग और रीजनल असिस्टेंस का रिजल्ट। और ये बाद में इन्हीं सब ग्रास रूट मूवमेंट के कारण ये डेवलप होते हैं, इमर्ज होते हैं। तो मुगल एम्पायर के क्रूअल रेवेन्यू प्रैक्टिसेस, रिलीजियस इंटॉलरेंस और वीक सेंट्रल कंट्रोल ने अलग अलग कम्युनिटीज को मजबूर किया कि वो अपराइजिंग करे और अपनी स्वतंत्रता पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाए। जैसे मराठा, सिख, जाट, ये सब न्यू स्टेट में आएंगे। रोहिलखंड भी आ जाएगा इसमें, फर्रुखाबाद भी आ जाएगा। क्लियर? तो ये जो तीनों कैटेगरीज बताती हैं कि मुगल एम्पायर के बाद भी भारत में राजनीति, प्रशासन और अस्मिता का मतलब होता है आइडेंटिटी, इनका एक नया युग शुरू हुआ। हर रीजन ने, हर क्षेत्र ने अपनी हिस्ट्री, अपना सिस्टम और अपनी लीडरशिप खुद तय की। किसी ने लेगेसी चलाई जैसे सक्सेसर स्टेट, किसी ने सॉवरेनिटी दिखाई जैसे इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और किसी ने संघर्ष करके अपना राज्य बनाया जैसे कि न्यू स्टेट्स। क्लियर? तो अगर मैं आपको अभी तक का नोट्स दिखाता हूं तो ये सिंपल देखो, ये 18th सेंचुरी का इंडिया। मैप उतना क्लियर नहीं है क्योंकि यही मिला जो बिना कॉपीराइट का है। तो ये अवध वाला रीजन है, अवध वाला रीजन है, ये राजपूत स्टेट्स हैं, ये मराठा वाला रीजन हो गया, नीचे ये हैदराबाद वाला रीजन है, ये बंगाल वाला रीजन है, इधर आपको रोहिलखंड मिल जाएगा, फर्रुखाबाद भी इधर मिलेगा, दिल्ली ये रहा आपको। फिर नीचे आप देखोगे तो ये कर्नाटिक वाला रीजन है, यहाँ पे ट्रैवनकोर है जो कि प्रेजेंट डे केरला है, ये हैदराबाद का निजाम वाला रीजन है, ये नदन सरकार है। तो ये एक ओवरऑल समझने के लिए आपको मैंने मैप प्रोवाइड किया है। क्लियर? तो इंट्रोडक्शन में देखो मैंने ये सब डिस्कस कर दिया कि औरंगजेब के बाद जो मुगल कंट्रोल था वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। रीजनल पावर धीरे धीरे इमर्ज हो रही थी, क्योंकि जब कभी भी सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती है तो रीजनल पावर्स का, क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव होता है। ये बात मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। और ये जो क्षेत्रीय शक्तियां उभर रही हैं, जो रीजनल पावर्स इमर्ज हो रही हैं, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: सक्सेसर स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट्स और न्यू स्टेट। सक्सेसर स्टेट क्या होता है? तो न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स इमर्ज्ड फ्रॉम द ब्रेकअप और डिक्लाइन ऑफ लार्जर मुगल एम्पायर। यानी कि जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था तो ये स्टेट जो है वो इमर्ज होती हैं। इन्होंने कभी भी डायरेक्टली जो था रिलेशन वो नहीं तोड़ा मुगल एम्पायर से, एक तरीके का इन्होंने फॉर्मल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके रखा, लेकिन आंतरिक मामलों में ये हमेशा स्वतंत्र ही रहते थे। जैसे हैदराबाद, अवध, बंगाल, ये सब मैप में आपको दिखा दिया मैंने। अब मैं आगे मैप में और डिटेल में आपको दिखाऊंगा। इन्होंने मुगल सिस्टम को अडॉप्ट किया और हमेशा उसे अपना नॉमिनल हेड माना। फिर इंडिपेंडेंट स्टेट्स आ जाएंगे जो या तो पहले से एग्जिस्टेंस में थे या फिर जब कभी भी उनकी एग्जिस्टेंस खतरे में आई तो फिर उन्होंने उसको रीएस्टैब्लिश किया। जैसे मैसूर, राजपूत स्टेट्स, केरला जो था उस समय इसको ट्रैवनकोर बोलते थे। फिर न्यू स्टेट आ जाएगा।
तो ये न्यू स्टेट का सिंपल मतलब समझ जाओ आप कि इन्होंने मराठा से लड़ाई करके, रिबेलियन करके, विद्रोह करके अपने आप को स्टैब्लिश किया। जैसे मराठा, सिख, जाट, रोहिलखंड और फर्रुखाबाद वाला एरिया। तो इन दोनों पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, इन तीनों पे ही फोकस रखना है आपको मेन अपना। इन दोनों को आप इग्नोर कर सकते हो। तो अब एक एक करके इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हैदराबाद के बारे में। तो ये जो रेड पोर्शन है, ये हैदराबाद को डिनोट करता है। 18th सेंचुरी के इंडिया में जो हैदराबाद वाला पोर्शन है वो ये है, रेड कलर वाला। तो देखो, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जो पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग सक्सेसर स्टेट बना वो था हैदराबाद। बंगाल भी इसी का अराउंड होगा इमर्ज, लेकिन वो अभी फोकस है हमारा हैदराबाद पे। हैदराबाद ने ऑफिशियली मुगल एम्पायर के नाम को मेंटेन किया, लेकिन असली पावर उनके अपने हाथ में थी। हैदराबाद का फाउंडर था चिनकिलिच खां, जो बाद में जाना गया निजामुल मुल्क आसफ जाह के नाम से। यानी इसका नाम है चिनकिलिच खां, बाद में इसको जाना जाता है निजामुल मुल्क आसफ जाह के नाम से। इसने पहले मुगल कोर्ट में एक पावरफुल नोबल के रूप में काम किया था। जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में, जब हम लोग लेटर मुगल्स पढ़ रहे थे, तो उस समय इसका नाम आया था निजामुल मुल्क आसफ जाह। तो इसने मुगल कोर्ट में एक पावरफुल नोबल के रूप में काम किया था। औरंगजेब के दौर में वो दक्कन का सूबेदार भी बना। क्लियर? लेकिन दिल्ली के कोर्ट में बढ़ते करप्शन, फैक्शनलिज्म और इनएफिशिएंसी से वो बहुत ज्यादा परेशान था। फाइनली 1724 में निजामुल मुल्क ने मुगल कोर्ट से अलग होकर दक्कन वाले क्षेत्र में अपनी सॉवरेनिटी डिक्लेयर कर दी। उसने हैदराबाद को अपना कैपिटल बनाया और एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री सिस्टम को एस्टैब्लिश किया। लेकिन डिप्लोमेटिक स्मार्टनेस दिखाते हुए इसने मुगल एम्पायर के नाम का सिक्का भी चलवाया, और नाम जो था वो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में भी मेंटेन किया। किसका? तो मुगल एम्पायर का, ताकि दिखावा हो कि वो अब भी मुगल के कंट्रोल में है या फिर मुगलों के कंटिन्यूएशन में है। तो हैदराबाद एक मॉडल बन गया बाकी रीजनल स्टेट्स के लिए कि कैसे एक फॉर्मर मुगल ऑफिशियल भी अपना पावरफुल किंगडम एस्टैब्लिश कर सकता है विदाउट ओपनली रिबेलिंग। तो ये जो निजामुल मुल्क था, इसकी पॉलिसीज थी ना दिल्ली से टक्कर, ना ही उसकी पूरी बात मानना। वो खुद का राज चलाता रहा और दिल्ली का नाम भी यूज करता रहा। हैदराबाद के बाद निजाम डायनेस्टी ने कई जनरेशन तक रूल किया। ब्रिटिश एरा में भी हैदराबाद एक प्रिंसली स्टेट बन गया और स्वतंत्रता के बाद तक इंडिया का सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट ये बना रहा। क्लियर? अब अगला है आपको अवध। तो अवध वाले रीजन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो अवध का फाउंडेशन रखा सादत खान ने। किसने? तो सादत खान ने, जो एक पर्शियन ओरिजिन का नोबल था और मुगल कोर्ट में अवध के सूबेदार के रूप में भी ये भेजा गया था। 1722 में उसने अवध के गवर्नर के रूप में काम शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उसने दिल्ली के कंट्रोल से अलग होकर प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश कर दिया। अवध जो था वो स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। ये बंगाल और दिल्ली के बीच में था। बंगाल वाला रीजन दिल्ली वाला रीजन हो जाएगा। तो ये बंगाल और दिल्ली के बीच में था और गैंगेटिक प्लेन्स का ये फर्टाइल रीजन भी था। अवध का पॉलिटिकल राइज होता है मुगल वीकनेस के टाइम पर, और सादत खान ने इस मौका का पूरा फायदा उठाया। अगर नवाब ऑफ अवध की बात करते हैं तो सादत खान आता है। तो सादत खान 1722 से 39 तक रहता है। ये अवध डायनेस्टी का फाउंडर है। ही रिड्यूस्ड लॉलेसनेस, एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर एंड इंक्रीज्ड रेवेन्यू। इसके बाद आता है सुजाउद्दौला। ये 1754 से 1775 तक रहता है। इंपॉर्टेंट नवाब्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसने बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम और शाह आलम सेकंड के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन ये हार गया था, क्योंकि हमें पता है कि बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने इन जो ट्रिपल अलायंस था मीर कासिम, शाह आलम सेकंड और सुजाउद्दौला, इसको डिफीट कर दिया था। इसके बाद अवध जो था वो एक बफर स्टेट बन गया ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के तहत। फिर एक है आसफ उद्दौला। इसने जो राजधानी थी उसको लखनऊ शिफ्ट कर दिया और कल्चर का इसको सेंटर बनाया। इसने मॉन्यूमेंट्स डेवलप किए, जैसे 12 इमाम बाड़ा, और इसने उर्दू लिटरेचर को सपोर्ट भी किया। अवध जो था फॉर्मली तो इंडिपेंडेंट था, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर के बाद
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस पर पॉलिटिकली और मिलिटरीली जो प्रेशर था वो डालना शुरू कर दिया था। 19th सेंचुरी तक आते आते अवध ब्रिटिश कंट्रोल्ड प्रिंसली स्टेट बन चुका था और फाइनली 1856 में उसने उसे ऑफिशियली एनेक्स कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो अवध भी क्लियर हो जाना चाहिए। अब अगला आएगा आपको बंगाल वाला रीजन। तो बंगाल जो था वो काफी बड़ा था। मुगल एम्पायर के टूटने के बाद जो सबसे रिचेस्ट और मोस्ट पावरफुल सक्सेसर स्टेट बना, उभर का जो सामने आया वो था बंगाल। बंगाल ने मुगल एम्पायर के नाम के फॉर्मेलिटी को मेंटेन तो किया, लेकिन रियल कंट्रोल वहां के नवाब के हाथ में था। बंगाल का फाउंडेशन रखा मुर्शीद कुली खान ने, जो ओरिजिनली औरंगजेब के टाइम में एक रेवेन्यू ऑफिसर था, दीवान था। उसने बंगाल में मुगल कंट्रोल धीरे धीरे साइडलाइन करके अपना इंडिपेंडेंट रूल एस्टैब्लिश कर दिया और 1717 में उसने ऑफिशियल सूबेदार ऑफ बंगाल बनने के बाद मुर्शिदाबाद को कैपिटल बना दिया। बंगाल मुगल एम्पायर का सबसे अमीर, सबसे प्रोडक्टिव और सबसे स्ट्रेटेजिक रीजन था। यहाँ की फर्टाइल लैंड, रिवर्स और पोर्ट्स बंगाल को इकोनॉमिक हब बनाते थे। ब्रिटिश और अदर यूरोपियन पावर्स बंगाल के पोर्ट पर कंट्रोल चाहते थे क्योंकि ये ट्रेड का गेटवे बन चुका था। मुर्शीद कुली खान ने काफी स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स किए, कैपिटल जो था वो मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर दिया। फिर एक और आता है अलीवर्दी खान। इसने मराठा के रेड से बंगाल को डिफेंड करने की कोशिश की, वैसे पूरी तरह की डिफेंड नहीं कर पाया क्योंकि चौथ और सरदेश मुखी उड़ीसा वाले रीजन का इसने दिया था। फिर है सिराजुद्दौला। ये बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों से इसका टकराव होता है। जो बैटल ऑफ प्लासी है ना, ये एक टर्निंग पॉइंट है। ये 1757 में लड़ी गई थी। इसके बारे में ये बोलते हैं कि अ बैटल विच वाज नेवर फॉट, यानी कि एक ऐसी लड़ाई जो कभी लड़ी ही नहीं गई। इस पे हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, आगे 3-4 वीडियो के अंतर्गत ये आ जाएगा। तो बंगाल जो था एक मॉडल सक्सेसर स्टेट था, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और ट्रेड में टॉप, लेकिन इंटरनल बिट्रेयल यानी कि आंतरिक धोखाधड़ी और ब्रिटिश इंटरफेरेंस के कारण ये पहला रीजन बना जहां से ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। जब मैं पॉलिटी आपको पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई थी। क्लियर? अब हम लोग डिस्कशन करते हैं, यानी सक्सेसर स्टेट हमने डिस्कस कर लिया। हैदराबाद काफी डिटेल में देखा, अवध डिटेल में देखा, बंगाल डिटेल में देखा। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे राजपूत स्टेट्स के बारे में। राजपूताना। तो जैसा हमने पहले बात किया था कि 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर कमजोर पड़ने लगा था और इसी मौके का फायदा उठाया राजपूत्स ने और अपनी खोई हुई आजादी को दोबारा हासिल करने का प्रयास किया और उसे हासिल भी किया। उन्होंने सिर्फ अपनी टेरिटोरीज में नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर अपनी ताकत को दिखाना शुरू कर दिया। इसी दौरान 18th सेंचुरी की शुरुआत में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ। राजपूत रूलर्स ने मुगल सुप्रीमेसी को सीधा चैलेंज कर दिया। इसमें सबसे प्रोमिनेंट रोल प्ले किया मारवाड़ के अजीत सिंह ने। अजीत सिंह का नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि जब बहादुर शाह फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे लेटर मुगल्स में, वहां भी इनका नाम आया था। तो उन्होंने जयपुर के जय सिंह सेकेंड और लेजेंडरी वॉरियर दुर्गादास राठौर के साथ मिलकर एक पावरफुल अलायंस यानी कि गठबंधन बनाया। किसके किसके साथ मिलकर? तो मारवाड़ के अजीत सिंह तो थे ही, जयपुर के जय सिंह और एक वॉरियर थे दुर्गादास राठौर, इनके साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया। ये गठबंधन इतना ताकतवर था कि इसने मुगल कोर्ट में हलचल मचा दी। जब उन्होंने अपनी आजादी दोबारा स्थापित करने के लिए स्ट्राइक किया तो मुगल रूलर था बहादुर शाह फर्स्ट। वो खुद को इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो बहादुर शाह फर्स्ट था उसको खुद ही आना पड़ा, यानी मुगल एम्पायर को खुद जाना पड़ रहा है दूसरी जगह पे। तो 1708 में बहादुर सिंह फर्स्ट को अजीत सिंह के खिलाफ मारवाड़ की तरफ मार्च करना पड़ा। ठीक है, यानी बहादुर शाह फर्स्ट कब जाता है? तो 1708 में मारवाड़ के रीजन की तरफ। एक समय ऐसा लगा कि ये जो गठबंधन है ये मुगल्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा, लेकिन मुगल्स चालाकी या कुछ इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से ये गठबंधन जो है वो बाद में टूट गया और इससे मुगल एम्पायर को फिलहाल के लिए तो रिलीफ मिला। सिचुएशन एक तरफ से मुगल्स के फेवर में सेव हो गई, यानी मुगल्स के फेवर में सिचुएशन चली गई। लेकिन इसके बाद भी राजपूत की ताकत कम नहीं हुई। ये सिर्फ एक झलक थी, ये एक ट्रेलर था।
उसकी बढ़ती हुई ताकत का। एक समय आया 18वीं सेंचुरी में जब राजपूत का कंट्रोल दिल्ली के साउथ से लेकर पूरे वेस्टर्न कोस्ट तक फैल गया था। सोचो कितना बड़ा इलाका। ये साफ दिखाता है कि कैसे राजपूत स्टेट्स अब सिर्फ इंडिपेंडेंट किंगडम्स नहीं बल्कि प्योर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में एक बहुत बड़ी रीजनल पावर बन चुके थे। अब अगला इंडिपेंडेंट किंगडम कौन था? तो वो था मैसूर। ये साउथ इंडिया वाला रीजन मैसूर। यहाँ कौन था? तो हैदराबाद था। इधर तो अवध। ये वाला रीजन बंगाल। इधर तो राजपूत। तो अब डिस्कशन करते हैं मैसूर के बारे में। 18वीं सेंचुरी में उभरने वाला एक और बहुत ही ताकतवर राज्य था मैसूर। ये एक ऐसी टेरिटोरी थी जो ज्योग्राफी के लिहाज से बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर थी। ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के जंक्शन पर बसा हुआ था। इसकी लोकेशन ने इसे कमर्शियल और मिलिट्री दोनों ही रूप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया। शुरुआत में मैसूर पर वोडेयार डायनेस्टी जो थी उसका शासन था, लेकिन इस इलाके की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ लोकल रूलर्स ही नहीं बल्कि हर बड़ी पावर की नजर इस पर थी। मराठास, द निजाम ऑफ हैदराबाद और सबसे खास ब्रिटिशर्स सब इस टेरिटोरी में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। इसी वजह से ये खूबसूरत इलाका अक्सर कांस्टेंट बैटलफील्ड यानी कि लगातार युद्ध क्षेत्र में बदल गया। हर कोई यहाँ अपना कंट्रोल चाहता था और इसके लिए उन्होंने कई सारी लड़ाइयां लड़ी। इस सबके बीच मैसूर स्टेट में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। वोडेयार शासन कमजोर होने लगा और ताकत आ गई एक मिलिट्री जीनियस हैदर अली के हाथों में। हैदर अली ने मैसूर को एक नए और मजबूत रूप में ढाल दिया। उन्होंने स्टेट को मॉडर्न किया और उसे एक फॉर्मिडेबल पावर के रूप में तब्दील कर दिया। लेकिन हैदर अली का शासन मुश्किलों से खाली नहीं था, यह मुश्किलों से भरा हुआ था। लगातार ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध करना पड़ा। अंग्रेजी सेनाओं के साथ उसकी कई बड़ी तकरारें हुई और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। टीपू सुल्तान भी अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था। उसने भी अपनी पूरी जिंदगी अंग्रेजों के खिलाफ लगातार संघर्ष किया। मैसूर और ब्रिटिश के बीच की ये टक्कर 18वीं सेंचुरी की सबसे अहम लड़ाइयों में से एक थी। एंग्लो मैसूर वार हम लोग डिस्कस करेंगे, एंग्लो मराठा वार भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, हर एक चीज काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अगला इंडिपेंडेंट किंगडम है केरला, जिसे उस समय बोला जाता था ट्रैवनकोर। ये कर्नाटिक वाला रीजन, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ये हमने काफी डिटेल में देखा था। अब देखो, अब हम चलते हैं साउथ इंडिया में, यानी साउथ इंडिया में हम लोग एंटर कर चुके हैं। ये है साउथ इंडिया। आपको तो ये भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्टेट था। इसे अक्सर उस समय मालाबार कोस्ट भी कहा जाता था। ये जो पूरा रीजन है ये मालाबार कोस्ट है, तो ये ट्रैवनकोर को उस समय मालाबार कोस्ट भी कहा जाता था। ये इलाका अपनी रिच स्पाइसेस, खासकर काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर के लिए बहुत फेमस था और इसी वजह से यूरोपियन ट्रेडिंग पावर्स की खास नजर इस पर थी। 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में केरला कई छोटे छोटे इंडिपेंडेंट चीफडम्स और राज्यों में बटा हुआ था। यहाँ कई लोकल रूलर्स थे जो आपस में भी लड़ते रहते थे और ट्रेडिंग कंट्रोल के लिए भी संघर्ष करते थे। लेकिन इस फ्रेगमेंटेशन का मतलब हो गया टुकड़ों में बटा होना। इस फ्रेगमेंटेशन के बीच एक बहुत ही पावरफुल फिगर उभरती है, ट्रैवनकोर के राजा मार्तंड वर्मा। उन्होंने 1729 में शासन संभाला और केरला के इतिहास को पूरी तरह बदल दिया। मार्तंड वर्मा एक विजनरी रूलर थे। उन्होंने मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्किल का इस्तेमाल करके अपने आसपास के छोटे राज्यों को अपने अंडर लाया। उन्होंने एक पावरफुल आर्मी बनाई जिसमें यूरोपियन लाइंस पर ट्रेंड सोल्जर्स भी शामिल थे और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। यानी कि एक तरफ आपको मार्तंड वर्मा हो जाएंगे और दूसरी तरफ हो जाएगी आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर? 1741 में लड़ाई होती है, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ कोलाचिल। तो कोलाचिल में ये होता है, मार्तंड वर्मा ने डच को बुरी तरह हरा दिया। ये एक ऐसी जीत थी जिसने यूरोपियन पावर्स को दिखा दिया कि भारतीय शासक भी उन्हें हरा सकते हैं। इस जीत के बाद डच का केरला से प्रभाव कम हो गया
और ट्रैवनकोर एक अनडिस्प्यूटेड रीजनल पावर बन गया। मार्तंड वर्मा के अंदर ट्रैवनकोर ने सिर्फ अपनी टेरिटोरीज को कंसोलिडेट ही नहीं किया, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी बनाया। उन्होंने एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी रखी और ट्रेड पर भी कंट्रोल किया। तो इस तरह 18th सेंचुरी में जब बड़े एम्पायर्स टूट रहे थे, ट्रैवनकोर के रूप में केरला एक पावरफुल इंडिपेंडेंट किंगडम के तौर पे उभरता है, जिसने ना सिर्फ इंटरनल चैलेंजेस को ओवरकम किया, बल्कि यूरोपियन पावर्स को भी सक्सेसफुली रेसिस्ट किया। ये भी एक बेहतरीन एग्जांपल है 18th सेंचुरी में रीजनल पावर के राइज का। तो सक्सेसर स्टेट हमने देख लिया, हैदराबाद, अवध, बंगाल। इंडिपेंडेंट किंगडम्स देख लिए, राजपूत, मैसूर, ट्रैवनकोर। अब हम लोग देखते हैं आगे जिन्होंने रिबेलियन करके अपने आप को एस्टैब्लिश किया, रीजनल स्टेट का राइज हुआ। तो सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे जाट के बारे में। तो ये नॉर्थ इंडिया वाला रीजन है। ये एक ऐसी कम्युनिटी थी जो शुरुआत में किसान थे। ये लोग जो दिल्ली, आगरा और मथुरा के आसपास के इलाकों में, देखो दिल्ली, आगरा और मथुरा, तो इन आसपास के इलाकों में ये लोग रहते थे। मुगल एम्पायर का पतन और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बढ़ती कमजोरी के दौरान जाट्स ने मुगल अथॉरिटी के खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट किया। उनके विद्रोह का मुख्य कारण था मुगल ऑफिसर्स द्वारा किया गया अत्याचार और बहुत ही ज्यादा लैंड रेवेन्यू डिमांड्स, यानी कि भू राजस्व जो वो लोग डिमांड कर रहे थे वो बहुत ही ज्यादा था। जाट ने अपने आप को मुगल ऑपरेशन के खिलाफ ऑर्गेनाइज किया और उनका ये अपराइजिंग बहुत ही पैशनेट और फियर्स था। मूवमेंट के शुरुआत में चूरामन जैसे लीडर्स ने नेतृत्व किया। उन्होंने आसपास के जाट जमींदारों और किसानों को एक किया, उनको एकजुट किया और मुगल कम्युनिकेशन लाइंस को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। लेकिन जाट की पावर को ट्रू शेप दिया एक विजनरी लीडर राजा सूरजमल ने। राजा सूरजमल जो है, इनका टाइम पीरियड है 1756 से लेकर 1763। इनको जाट प्लाटो के नाम से भी जाना जाता है और उनकी पॉलिटिकल सैगेसिटी और मिलिट्री स्किल के लिए इनको काफी माना जाता है। उन्होंने जाट्स को एक डिसिप्लिन मिलिट्री फोर्स में बदल दिया। उन्होंने भरतपुर वाला जो रीजन, भरतपुर वाले रीजन को इन्होंने काफी अपना स्ट्रॉन्ग सेंटर के रूप में तब्दील किया। यहाँ पे मजबूत इलाके बनाए। जो ये सब भरतपुर वाला जो एरिया था वो उनकी शक्ति का प्रतीक था। सूरजमल के दौरान जाट स्टेट ने अपनी बाउंड्रीज बहुत ज्यादा एक्सपैंड की। उन्होंने मथुरा, आगरा, मेरठ, अलीगढ़ जैसे इलाकों पर भी कंट्रोल किया और एक समय तो उनका प्रभाव दिल्ली तक पहुंच गया था। उन्होंने एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन दिया और ट्रेड को भी आगे बढ़ाया। तो इस तरह जाट्स जो शुरुआत में मुगल रूल के खिलाफ रिबेल थे, धीरे धीरे एक पावरफुल न्यू स्टेट के रूप में उभरे। उन्होंने एक ऐसी रीजनल पावर स्थापित की जो मुगल एम्पायर के मलबे से नहीं निकली थी और जिसने नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर दिया। तो अब डिस्कशन करेंगे अगले रिबेलियन स्टेट यानी कि न्यू स्टेट, वो है सिख्स। क्लियर? अब जाट कौन रीजन में आएंगे, ये सिंपल सा बात है, आपको पता होगा। सिख कौन रीजन में आएंगे, ये सिंपल सा बात है, आपको पता होगा, इसलिए मैंने ऐप ऐड। तो सिख के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के एक जरूरी शक्ति की, यानी कि ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो था उसकी एक जरूरी पावर थी। 18th सेंचुरी में इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और एक मजबूत राज्य स्थापित किया। सिख आइडेंटिटी गुरु नानक देव जी के टीचिंग से स्टार्ट होती है। इनके गुरु थे गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक देव जी के टीचिंग से शुरू हुई, लेकिन मुगल एम्पायर के अंदर खासकर औरंगजेब के दौरान सिख्स को कड़ी प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ा। इस दौरान गुरु गोविंद सिंह ने सिख कम्युनिटी को एक मिलिट्री और पॉलिटिकल फोर्स में बदल दिया। इन्होंने क्या किया, तो खालसा का स्थापना किया। ये जब हम लोग एंग्लो सिख वार पढ़ेंगे तो उस समय का और ज्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा। 18th सेंचुरी की शुरुआत में बंदा बहादुर सिंह ने गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख रेसिस्टेंस को आगे बढ़ाया। बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और पंजाब में सिख फाउंडेशन की नींव रखी। सिख पावर का फाउंडेशन रखा इन्होंने।
जब मुगल एम्पायर कमजोर पड़ने लगा तो सिख ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने अपने आप को छोटे छोटे मिलिट्री ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया जिन्हें मिस्ल कहा गया। ये 12 मिस्ल थे जो अलग अलग एरियाज में अपना कंट्रोल स्थापित कर रहे थे। एक तरह से यह एक तरीके की कॉन्फेडरेसी थी। इन मिस्ल के बीच कई बार आपसी तकरार भी होती थी, लेकिन मुगल और अफगान हमलावर के खिलाफ ये हमेशा एक साथ खड़े होते थे। पंजाब इस दौरान एक कांस्टेंट बैटल ग्राउंड बना हुआ था, जहां मुगल्स, अफगान जैसे अहमद शाह अब्दाली और सिख आपस में लड़ रहे थे। लेकिन इस फ्रेगमेंटेड सिख पावर को एक झंडे के नीचे लाने का काम किया एक ब्रिलियंट लीडर ने, जिनका नाम है महाराजा रंजीत सिंह। इनका टाइम पीरियड है 1799 टू 1839। इनको शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सारे मिसलों को एक किया, अपनी आर्मी को यूरोपियन लाइंस पर मॉडर्नाइज किया और लाहौर को अपना कैपिटल बनाकर सिख एम्पायर की स्थापना की। इन्होंने पेशावर तक अपनी सीमाएं फैला दी थी और इन्होंने अंग्रेजों को भी बहुत ज्यादा कड़ी टक्कर दी थी। उनके शासनकाल में सिख एम्पायर अपनी पीक पर था और ब्रिटिशर्स भी उनके मिलिट्री माइट का सामना करने में कतराते थे। तो इस तरह सिख्स भी 18th सेंचुरी के न्यू स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने ना सिर्फ मुगल रूल के खिलाफ विद्रोह किया, बल्कि एक मजबूत धार्मिक और मिलिट्री पहचान के बल पर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में एक पावरफुल और आजाद राज्य स्थापित किया, जो ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, मराठास। ये जो मैप है ना, ये जब मराठा अपने एकदम पीक पे थे, टेरिटोरियल एक्सटेंड के पीक पे थे, उस समय का मैप ये लिया गया है। 1758 के अराउंड का मैप है ये। मराठा की कहानी शुरू होती है कब? तो 17th सेंचुरी में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में। उन्होंने मुगल कंट्रोल के खिलाफ दक्कन में एक इंडिपेंडेंट मराठा राज्य स्थापित किया। शिवाजी महाराज ने गोरिल्ला वारफेयर टेक्निक का इस्तेमाल किया और एक मजबूत मराठा आइडेंटिटी बनाई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल एम्पायर कमजोर पड़ने लगा, मराठा पावर ने एक नया रूप लिया। राजा साहू के अंदर पेशवा, पेशवा का मतलब प्राइम मिनिस्टर समझो, तो पेशवा की शक्ति राजा साहू महाराज के समय बढ़ गई। बालाजी विश्वनाथ और उनके बेटे बाजीराव फर्स्ट ने मराठा इन्फ्लुएंस को सिर्फ दक्कन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे पैन इंडियन लेवल पे वो लेकर गया। मैप देख के आपको समझ आ रहा होगा। बाजीराव फर्स्ट एक मिलिट्री जीनियस थे। उन्होंने हिंदू पदशाही यानी कि हिंदू एम्पायर के विजन के साथ नॉर्थ इंडिया तक मराठा रेड और कॉन्क्वेस्ट किए। दिल्ली तक मराठा कैवेलरी पहुंच गई थी और एक समय तो लगता था कि मराठा ही मुगल एम्पायर के असली उत्तराधिकारी बनेंगे। वैसे उत्तराधिकारी तो मुगल एम्पायर का नहीं, भारत के उत्तराधिकारी होंगे वो। तो 18th सेंचुरी के मध्य तक मराठा एम्पायर एक कॉन्फेडरेसी यानी कि महासंघ बन चुका था, जिसमें अलग अलग मराठा सरदार जैसे सिंधियाज ग्वालियर वाले रीजन के थे, होलकर इंदौर वाले रीजन के, गायकवाड़ जो थे ये बड़ौदा वाले रीजन के थे और भोसले नागपुर। यानी कि मैं बोलूं तो अलग अलग मराठा सरदार जैसे सिंधियाज, होलकर्स, गायकवाड़ और भोसले अपने अपने इलाकों में ये काफी पावरफुल बन गए थे, पर ये पेशवा की अथॉरिटी को मानते थे। लेकिन इस बढ़ती हुई मराठा शक्ति को एक बड़ा सेटबैक मिलता है 1761 में, जो कि है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अफगान इन्वेडर अहमद शाह अब्दाली के हाथों मराठा की ये हार एक बहुत ही बड़ी ब्लो थी, एक बहुत बड़ा ब्लो था ये। इससे उनकी पैन इंडियन एस्पिरेशन को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची और उनकी यूनिटी कमजोर हुई। इस हार के बाद भी मराठा चीफ्स ने अलग अलग रीजनल पावर्स के रूप में अपनी शक्ति बनाए रखा और ब्रिटिश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बने रहे। उन्होंने 19th सेंचुरी की शुरुआत तक ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध लड़े थे। तो मराठा एक न्यू स्टेट के रूप में उभरे, जिन्होंने मुगल अथॉरिटी को सीधा चुनौती दिया और एक विशाल साम्राज्य बनाया। उनकी कहानी 18th सेंचुरी की इंडियन पॉलिटिक्स में सेंट्रल थी और उन्होंने देश के पॉलिटिकल लैंडस्केप को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। तो अब बचते हैं दो और, रोहिलखंड और फर्रुखाबाद। तो रोहिलखंड और फर्रुखाबाद का अगर आप मैप मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था, देखो ये वाला रीजन आपको दिख जाएगा रोहिलखंड।
तो ये नॉर्थ इंडिया वाला रीजन है। ये इलाका आज के वेस्टर्न यूपी में आता है, यानी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में ही आता है। यहाँ अफगान ओरिजिन के सेटलर्स ने अपनी शक्ति स्थापित की, जिन्हें रोहिल्लास कहा गया। ये वो लोग थे जो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का फायदा उठाते हुए इस क्षेत्र में अपनी ऑटोनोमस रूल को एस्टैब्लिश करना चाहते थे। रोहिल्लास ने तेजी से मथुरा, बरेली, रामपुर और मुरादाबाद जैसे इलाकों पर कंट्रोल कर लिया था। उन्होंने एक मजबूत मिलिट्री फोर्स बनाई और उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत एफिशिएंट था। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को भी सपोर्ट किया, जिससे उनका राज्य और भी ज्यादा स्थिर हुआ। रोहिलखंड का राइज एक न्यू स्टेट का बेहतरीन एग्जाम्पल है, बिल्कुल जाट और सिख की तरह। ये सीधे मुगल प्रोविंस से अलग नहीं हुए थे, बल्कि अफगान वारलॉर्ड्स और उनके फॉलोअर्स ने अपने ताकत के बल पे नया राज्य बनाया था। लेकिन रोहिल्लास को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी सीमाएं जो थी वो मराठास, अवध के नवाब और बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से घिरी हुई थी। उन्हें लगातार युद्ध करना पड़ा ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन कर सके। अंत में रोहिलखंड की टक्कर जो है वो अवध के नवाब और अंग्रेजों से होती है। रोहिल्ला वार जो है ये 1774 से 1775 के बीच में होता है। इसके बाद रोहिल्लास की जो शक्ति थी वो कमजोर पड़ गई और उनका इलाका अवध के अंदर आ गया। ये देखो अवध यहाँ पे है, OUDH अवध। तो ये इलाका अवध के अंदर आ गया और आगे चलकर ये ब्रिटिश कंट्रोल में भी चला जाता है। फिर भी 18th सेंचुरी में रोहिलखंड का उदय मुगल एम्पायर की कमजोरी और नई रीजनल पावर के राइज का एक महत्वपूर्ण चैप्टर बनता है। अब लास्ट बचता है आपको फर्रुखाबाद। ये भी इसी वाले रीजन में अगल बगल में आपको मिलेगा। तो फर्रुखाबाद के बारे में अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखो लोकेशन मैंने क्या बोला, अगल बगल में दिखेगा, तो रोहिलाखंड और अवध के बीच में ये लोकेटेड था। ये भी नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में था। ये अफगान पावर से उभरा हुआ था। ये जो स्टेट था ना, ये मुगल एम्पायर की कमजोरी का फायदा उठाते हुए मोहम्मद खां बंगस, इसने इसको स्थापित किया था। तो फर्रुखाबाद की स्थापना किसने किया था? तो बंगस ने, मोहम्मद खान बंगस। ये सब अफगानी थे। मोहम्मद खान बंगस जो था ये एक अफगान एडवेंचरर था, जिसने अपनी मिलिट्री ताकत और जो राजनीतिक चतुराई होती है ना, उससे फर्रुखाबाद के इलाके में इसने अपना राज्य बनाया। फर्रुखाबाद जो है यह ज्योग्राफी के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट जगह पर था, क्योंकि ये रोहिलखंड और अवध के बीच में पड़ता था। तो बंगस ने अपने रूल को कंसोलिडेट किया और अपने इलाके में एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन देने की भी कोशिश की। रोहिल्लास की तरह फर्रुखाबाद भी न्यू स्टेट्स की कैटेगरी में आता है। ये एक नया राज्य था जो मुगल अथॉरिटी को चैलेंज करते हुए बनाया गया था, ना कि किसी मुगल प्रोविंस से अलग होकर। लेकिन फर्रुखाबाद को भी अपने पड़ोसी पावर से लगातार टक्कर लेनी पड़ी। मराठास, अवध के नवाब और रोहिल्लास से उनकी अक्सर झड़पें होती रहती थी। इस कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट के कारण फर्रुखाबाद पूरी तरह से अपनी शक्ति को कंसोलिडेट नहीं कर पाया और अंत में फर्रुखाबाद भी अवध के नवाब के प्रभाव में आ गया और बाद में ब्रिटिश कंट्रोल में। फिर भी मोहम्मद खां बंगस द्वारा स्थापित फर्रुखाबाद 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर के पतन के दौरान उभरने वाली छोटी लेकिन महत्वपूर्ण रीजनल पावर में से एक था, जो उस समय के बदलते हुए पॉलिटिकल तस्वीर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने डिस्कस कर लिया सक्सेसर स्टेट क्या होता है, फिर कौन कौन से उसमें आते हैं, इंडिपेंडेंट किंगडम का मतलब क्या होता है, कौन कौन से किंगडम को इंडिपेंडेंट कहा जाता है, फिर जो न्यू स्टेट्स आते हैं, जो नवीन राज्य आते हैं, इसका क्या मतलब होता है और कौन कौन से स्टेट इसके एग्जाम्पल। तो रीजनल स्टेट्स हैं, इनका नेचर कैसा है, फिर इनकी लिमिटेशन क्या क्या है। तो जैसा हमने देखा कि 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर के पतन के साथ इंडिया में कई सारी रीजनल पावर्स उभरे, चाहे वो सक्सेसर स्टेट हो जैसे बंगाल, अवध और हैदराबाद, या फिर इंडिपेंडेंट किंगडम्स हो जैसे मैसूर, राजपूत, ट्रेवनकोर, या फिर न्यू स्टेट्स हो जैसे मराठा, सिख्स, जाट, रोहिल्लास। तो इन सब राज्यों की अपनी कुछ खासियतें थी। जैसे सबसे पहला आएगा मुगल लेगेसी। कई रीजनल स्टेट्स ने मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन मेथड और कल्चरल प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट किया। उन्होंने मुगल एम्पायर की नॉमिनल अथॉरिटी को भी कई बार माना, क्योंकि उससे उनकी लेजिटिमेसी जो थी वो बढ़ती थी।
फिर है मिलिटराइजेशन। ज्यादातर स्टेट बहुत ही ज्यादा मिलिटरिस्ट, यानी कि सैनिकरण होता है इसका मतलब, वो बहुत ज्यादा मिलिटरिस्ट हो गए थे। अपने इलाके को बचाने और एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी सेनाएं बनाई और कई बार यूरोपियन मिलिट्री टेक्निक्स को भी अपनाया। जैसे मैसूर ने रॉकेट और फ्रेंच ट्रेनिंग को अपनाया था। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में अगर चर्चा करें तो देखो, जबकि सेंट्रल पॉकेट इकोनॉमिकली वीक हो रही थी, यानी जो मुगल था, जो सेंट्रल मुगल पॉकेट है, वो वीक हो रहा था। कई रीजनल सेंटर्स में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी उस समय लेकिन बढ़ी। रूलर्स ने ट्रेड और रेवेन्यू कलेक्शन पर फोकस किया। फिर है राइज ऑफ न्यू एलिट्स। नए जनरल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और बैंकर्स का उदय हुआ, जिन्होंने इन स्टेट की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इन सब पावर्स की भी कुछ कमियां हैं, इनके कुछ लिमिटेशंस हैं, जिन्होंने अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रास्ता साफ किया था। जैसे सबसे पहला आता है कि नो पैन इंडियन विजन, फोकस्ड ऑन रीजनल इंटरेस्ट। देखो, तो अखिल भारतीय दृष्टिकोण की कमी थी इनमें। इनमें से कोई भी रूलर मुगल एम्पायर की तरह पूरे इंडिया पर कंट्रोल करने का एक क्लियर विजन नहीं रख पाया। मराठास ने कोशिश तो की, लेकिन पानीपत के हार के बाद उनका ये सपना टूट गया और ज्यादातर जो स्टेट्स थे वो रीजनल इंटरेस्ट तक ही सीमित थे। उन्हें बस खुद से मतलब था कि थोड़ा सा भी पावर मिल जा रहा है, थोड़ी सी भी ऑटोनॉमी मिल जा रही है तो वो बहुत है। फिर दूसरा आता है लिमिटेशन की कांस्टेंट म्यूचुअल वॉरफेयर, लगातार आपसी संघर्ष। ये राज्य अक्सर आपस में ही लड़ते रहते थे। राजपूत स्टेट्स मराठा से, मराठा मैसूर से, अवध रोहिलखंड से, सिख अफगान से। ये आपसी जो तकरार थी उन्हें कमजोर करती थी और उनकी ताकत को ये बांट रही थी, उसे डिवाइड कर रही थी। फिर एक और लिमिटेशन है वीक फाइनेंशियल बेस, यानी कि कमजोर वित्तीय आधार। Although some regions saw economic growth, but many of these states faced continuous financial strain due to constant warfare and reliance on traditional agrarian system. उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम को मॉडर्न करने में मुगल लेवल की सफलता नहीं पाई। एब्सेंस ऑफ मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस, ये देखो अगला टॉपिक है नो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, यानी वीक फाइनेंशियल बेस हो गया, अब है नो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस, यानी कि कोई भी आधुनिक इंस्टीट्यूशन इनके पास नहीं था। इन स्टेट्स ने मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को एडॉप्ट तो किया, पर वो कोई नई मॉडर्न इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं कर पाए जो एक लार्ज स्केल सेंट्रलाइज एम्पायर को सस्टेन कर सके। अगला है वल्नरेबिलिटी टू एक्सटर्नल पावर्स। आपसी टकरार और कमजोर फाइनेंशियल बेस की वजह से ये राज्य यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। अंग्रेजों ने इनकी आपसी लड़ाइयों का फायदा उठाया, वो हमेशा करते थे, और धीरे धीरे इन पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। क्लियर? फिर यही है कि नो यूनिफाइड रेसिस्टेंस, यानी कि वही पहला वाला पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा कि ये आपस में एकजुट होकर नहीं लड़ते थे, ये आपस में ही बटे हुए थे। तो इस तरह 18th सेंचुरी में रीजनल पावर्स का उदय एक डायनेमिक फेज था जहां कई ताकतवर राज्य बने, लेकिन उनकी आपसी सीमाएं और आंतरिक कमजोरियों ने अंततः एक नए विदेशी शक्ति, दैट इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे सब कॉन्टिनेंट पर कंट्रोल स्थापित करने का मौका दे दिया। अगर ये चाहते तो यहां से अंग्रेजों को खदेड़ा जा सकता था, लेकिन इनमें यूनिटी ही नहीं थी, पैन इंडिया लेवल का इनमें विजन ही नहीं था, तो इस कारण से अंग्रेजों को मौका मिल जाता है। तो अब तक हमने देखा कि 18th सेंचुरी में कैसे बड़े बड़े साम्राज्य टूट रहे थे और नए रीजनल पावर्स उभर रहे थे। लेकिन इन सब राजनीतिक बदलावों के बीच आम जनता की जिंदगी कैसी थी, एक कॉमन मैन की जिंदगी कैसी थी, हमारे समाज का स्ट्रक्चर कैसा था, कला और संस्कृति में क्या नया नया हो रहा था। तो अब हम लोग इस पे डिस्कशन करते हैं। 18th सेंचुरी इंडिया, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल स्नैपशॉट। देखो, 18th सेंचुरी का जो आर्थिक नजारा था, इकोनॉमिक कंडीशन था, वो बहुत कॉम्प्लेक्स था, यानी कहीं अच्छा तो कहीं मुश्किल। सेंट्रल मुगल एम्पायर के कमजोर होने से कुछ चैलेंजेस जरूर आए। क्या चैलेंजेस आए? तो व्यापार में रुकावट हुआ, यानी कि ट्रेड जो था वो डिसरप्ट हो गया।
रीजनल पावर्स के बीच लगातार लड़ाइयां और नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली जैसे विदेशी हमलावरों ने व्यापार मार्गों को बर्बाद कर दिया। शहरों को लूट लिया गया, जिससे इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी बढ़ी। इमेजिन कीजिए कि आपकी दुकान लूट ली गई हो या आपका माल रास्ते में ही छिन गया। तो यही वाला कंडीशन था उस समय। किसानों पे बहुत ज्यादा दबाव रहता था। किसानों पर बहुत ही ज्यादा दबाव रहता था, यानी कि व्यापार में रुकावट हुआ, किसानों पर दबाव आया। हमारी जो इकोनॉमी की रीढ़ थी वो थी किसान, यानी कि किसान ही थे, वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। उन पर हेवी लैंड रेवेन्यू यानी भूमि कर का बोझ था, चाहे वो मुगल रूलर्स हों या नए रीजनल पावर्स। किसान अक्सर गरीबी और कर्ज के चक्कर में ही फंसे रहते थे। एग्रीकल्चर में कोई भी खास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ, जिससे जो प्रोडक्शन था उसमें कुछ खास बदलाव नहीं आया। लेकिन ये पिक्चर जो है ये उतना भी पूरी तरीके से ब्लैंक नहीं है। कुछ एरियाज में रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, जैसे नई व्यापारिक केंद्र का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। लखनऊ, मुर्शिदाबाद, सूरत, फैजाबाद, इन जैसे रीजनल रीजनल कैपिटल्स जो थे वो ट्रेड, हैंडीक्राफ्ट्स और संस्कृति के वाइब्रेंट सेंटर बनकर उभरते हैं। यानी ये जो एरियाज है ना, ये ट्रेड में, हैंडीक्राफ्ट में और कल्चरल में ये वाइब्रेंट सेंटर बनकर उभरते हैं। फिर जो हैंडीक्राफ्ट वाला सेक्टर है, हैंडीक्राफ्ट वाले यानी कि रीजनल हब डेवलप होते हैं। फिर हैंडीक्राफ्ट वाले सेक्टर पे अगर चर्चा करते हैं, दस्तकारी पे, तो जो इंडियन टेक्सटाइल था यानी कि जो भारतीय कपड़ा था, खासकर कॉटन और सिल्क, ये पूरी दुनिया में फेमस था और उनकी जो डिमांड थी वो बहुत ही ज्यादा हाई थी। इससे इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल रहता था, यानी बाहर से सोना चांदी इंडिया में आता था। फिर आता है कि विलेज इकोनॉमी, यानी कि गांव की अर्थव्यवस्था। गांव अपनी जरूरतों को खुद पूरा करते थे, यानी कि देवर सेल्फ सफिशिएंट। पॉलिटिकल बदलाव के बावजूद गांव की अर्थव्यवस्था यानी कि विलेज इकोनॉमी जो थी वो काफी रेजिलिएंट थी। तो अब आपको समझ आ गया कि 18th सेंचुरी में कॉमन मैन की क्या लाइफ थी। अब अगर सोसाइटल सेटअप देखते हैं तो उसमें क्या सिस्टम है। यहाँ पे सोसाइटल सेटअप का मतलब हो गया सामाजिक ढांचा, रीति रिवाज और बदलाव। ठीक है, तो हमारा समाज 18th सेंचुरी में गहराइयों में विभाजित था, यानी कि डीप स्ट्रेटिफाइड था, पर कुछ बदलाव भी इसमें आ रहे थे। जाति और तरण की बात करें तो हिंदू समाज में जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम बहुत ही ज्यादा रिजिड थी, जो इंसान की पहचान, शादी, खाना पीना और काम, ये सब कुछ डिसाइड करती थी। मुस्लिम समाज में भी एंसेस्ट्री और स्टेटस के हिसाब से भी डिवीजन थे। जो एलिट थे और जो आम जनता थी, तो एक छोटा हिस्सा था नवाब, राजा और अमीर व्यापारी, जो कि बहुत शानो शौकत से रहते थे। लेकिन ज्यादातर जनता, किसान और कारीगर, गरीबी में जीवन व्यतीत करते थे। तो आप इसको अभी भी रिलेट करके देख सकते हो। अगर वुमेन कंडीशन की हम लोग बात करते हैं, महिलाओं की स्थिति की, तो उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी, इस पे हम हल्का सा डिस्कशन करते हैं। तो जनरली महिलाओं की स्थिति कमजोर थी और वो पुरुषों के अधीन थी। बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कॉमन थी उस समय। लेकिन गरीब परिवारों में महिलाएं जो थी वो बाहर काम भी करती थी। नॉर्थ इंडिया में खासकर अपर क्लासेस में पर्दा सिस्टम प्रिवेलेंट था। सती प्रथा भी कुछ समुदायों में था। गुलामी के बारे में देखते हैं अगर स्लेवरी के बारे में, तो डोमेस्टिक स्लेवरी और खेती में काम करने वाले गुलाम भी थे। आर्थिक तंगी में लोग अपने बच्चों तक को बेच देते थे। यूरोपियन कंपनीज भी गुलाम व्यापार में शामिल थी, जो हमने पढ़ा था कैप्चर ऑफ हुगली, तो वहां पे हमने इसका थोड़ा सा डिस्कशन किया था। फिर आता है हिंदू मुस्लिम का रिलेशन कैसा था इस समय। तो राजनीतिक तकरार के बावजूद आम जनता के बीच सद्भावना यानी कि हार्मोनी और सहयोग था। लोग एक दूसरे के त्योहार में हिस्सा लेते थे और सामाजिक रूप से ये मिलजुल कर रहते थे। धार्मिक भेदभाव राजनीतिक मुद्दा कम ही बनता था। फिर अब देखो एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर। ये भी इस पे डिस्कशन करना किसी भी सेंचुरी का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जबकि मुगल एम्पायर कमजोर हो रहा था, आर्ट और कल्चर भी बदल रहा था और रीजनल सेंटर में नए नए ट्रेंड्स उभर रहे थे। जैसे कि आर्किटेक्चर की अगर बात हम लोग करते हैं, अगर आर्किटेक्चर की हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो मुगल जो ग्रैंडियर था वो कम हुआ,
पर रीजनल स्टाइल्स डेवलप हुए। जैसे अवध में लखनऊ की इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा, ये आपको कहाँ पे दिखता है? तो अवध में। अवध में क्या दिखता है? तो लखनऊ का इमामबाड़ा, और आपको फिर राजपूत वाले रीजन में जयपुर पैलेस दिखता है, फिर सिख के एरिया में आपको गोल्डन टेम्पल दिखेगा। तो ये सब जो था रीजनल डेवलपमेंट हो रहा है आर्किटेक्चर के फील्ड में। यानी कि राजपूत स्टेट्स ने भी अपने नए और खूबसूरत महल और हवेलियां बनाए, जैसे जयपुर का हवा महल और बूंदी का पैलेस। सिख आर्किटेक्चर भी डेवलप हुई, जिसका बेहतरीन एग्जाम्पल है प्रेजेंट में आप देख सकते हैं अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। पेंटिंग यानी कि चित्रकला में क्या डेवलपमेंट हो रहा है? तो मुगल मिनिएचर पेंटिंग जो थी वो डिक्लाइन होती है, पर रीजनल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जैसे कंगड़ा, राजपूत और अवध स्कूल उभरे। इनमें नए विषयों और स्टाइल को एक्सप्लोर किया गया। कौन कौन से स्कूल उभरे? कंगड़ा, राजपूत, अवध स्कूल, ये सब फ्लरिश होते हैं और इसमें नए नए स्टाइल्स उभरते हैं। ये धार्मिक कहानियों, दरबारी दृश्यों और आम जीवन को दर्शाते थे। यानी आर्किटेक्चर पे डिस्कशन हो गया, पेंटिंग पे डिस्कशन हो गया। अब म्यूजिक एंड डांस के बारे में देखते हैं, यानी कि संगीत और नृत्य। मुगल कोर्ट की तरह नए रीजनल कोर्ट्स ने भी संगीत और नृत्य को पैट्रोनोज दिया। लखनऊ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और कथक डांस का एक केंद्र बना। हैदराबाद में भी म्यूजिक और डांस को बढ़ावा मिला। भाषा और साहित्य के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं, लैंग्वेज और लिटरेचर, तो देखो उर्दू का विकास होता है और ये एक जरूरी लिटरेचर लैंग्वेज बन गई उस समय, खासकर तो नॉर्थ इंडिया में। कौन सी लैंग्वेज? तो उर्दू। मीर ताकी मीर जैसे शायर इस दौर में काफी मशहूर हुए। एक शायर हैं आपको मीर ताकी मीर, तो ये उस समय के दौर में काफी मशहूर होते हैं। रीजनल लैंग्वेजेस जैसे बंगाली, पंजाबी, मराठी, इनमें भी साहित्य का विकास हुआ। तो 18th सेंचुरी इंडिया जो था वो सिर्फ राजनीतिक उथल पुथल का दौर नहीं था, बल्कि एक ऐसा समय था जहां समाज और अर्थव्यवस्था में भी बड़े बदलाव आ रहे थे और कला संस्कृति नए रूप ले रही थी। ये एक ऐसा दौर था जिसने आगे चलकर ब्रिटिश राज की नींव रखी, पर उससे पहले इंडिया अपनी ही एक वाइब्रेंट कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी में जी रहा था। तो अगर हम लोग अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, तो फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि कैसे राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स होता है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद। यानी कि 18th सेंचुरी का हिंदुस्तान कितना कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक था, जहां एक तरफ मुगल एम्पायर का पतन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ मराठा, राजपूत, सिख, अवध, ट्रावेनकोर, ये जैसी कई शक्तिशाली रीजनल पावर्स उभर रही थी। हर कोई अपनी जगह बना रहा था, अपनी ताकत बढ़ा रहा था। लेकिन इस सब उथल पुथल के बीच एक नया खिलाड़ी छोटी सी एंट्री कर चुका था। एक ऐसी ताकत जो शुरुआत में सिर्फ व्यापारी थी, पर धीरे धीरे अपनी जड़ें इतनी गहरी कर देगी कि पूरे हिंदुस्तान की किस्मत बदल देगी। तो हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे इस व्यापारिक कंपनी ने इंडिया की आपसी कमजोरियों का फायदा उठाकर अपने पावर का विस्तार किया, एक्सपेंशन किया, और एक एक करके इन सब बड़े बड़े राज्यों को अपने अंदर लेकर पूरे हिंदुस्तान पर